देखिए यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम। अब देखना है क्वेश्चन क्या है। देखिए हमेशा एक बात को याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी नहीं होनी। और जब भी क्वेश्चन पढ़िए आप, तो ऐसे मत पढ़िए, एकदम उंगली का इशारा देते हुए क्वेश्चन को पढ़िए। इससे क्या होता है, ब्रेन कंसंट्रेट रहता है, समझिए। देखिए यहाँ पर बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर यहाँ क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, और यहाँ लिखा हुआ है, इस काल में उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है, यानी सत्य कथन चुनना है। तो अब देखते हैं कि बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, बिल्कुल सही है। इस काल में श्रेणी का निर्माण हुआ, यह भी सही है। और इस काल में वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस काल में वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो यह भी सही है। इसका सही है कि 1, 2 और 3, इसका 1, 2 और तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा सी। याद रखना है। आइए अब, महाजनपद कालीन कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहां पर तो भाग फसलों पर लगने वाले कर था, भाग फसलों पर लगने वाला कर था, बिल्कुल सही है। उपज का 1/3 भाग कर के रूप में दिया जाता था, यही गलत है। उपज का 1/3 नहीं, उपज का 1/6 याद रखेगा। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था, और दिया जाता था, और जिसे क्या कहा जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर कारीगर को राजा के लिए महीने में 1 दिन कार्य करना था, यह भी सही है। क्योंकि इसमें से उपर्युक्त में से, क्योंकि इसमें कौन सत्य नहीं है वह चुनना था, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी। और बी क्या हो जाता है, उपज का 1/3 नहीं, ये औसत है बी, क्योंकि इसका आंसर बी होगा। औसत चुनना है तो बी औसत है। उपज का 1/3 भाग कर के रूप में दिया जाता था, गलत है। उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/3 नहीं, उपज का 1/6 भाग दिया जाता था कर के रूप में। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, देखते हैं यहाँ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद के विषय में, हमें 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। और महाजनपद काल में भूमि कर उपज का 1/, आगे बढ़ जाए। यहां देखिए, यहां क्या है, फारस मतलब ईरान। फारस को पहले कहा जाता ईरान साम्राज्य के भारतीय क्षत्रपी में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं था? कौन सा भाग शामिल नहीं था?
तो भाग शामिल नहीं था। पूछ रहा है कि फारस ईरान साम्राज्य के भारतीय क्षत्रपी में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं था? तो सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र शामिल था, पंजाब शामिल था, कुरुक्षेत्र शामिल नहीं था। आंसर सी होगा। और कुरुक्षेत्र वर्तमान समय में कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। कोई दिक्कत है? आइए आप। सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागार्जुन कोंडा के स्तूप द्वितीय प्रतिमाओं से सुसज्जित। द्वितीय प्रतिमा किसको कहते हैं? जब दीवार पर चित्र बनाया जाए। तो यह भी सही है, क्योंकि उपर्युक्त में से असत्य कथन चुनने की बात हो रही है, लेकिन सही है ये। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हैं, यह भी सही है। अमरावती में बौद्ध बुद्ध को उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, यह भी सही है। क्योंकि 1 2 3 तीनों सही है, तो हमें चुनने के लिए कह रहा है असत्य, इसमें से कोई नहीं होगा। यानी सब सही है तो कोई असत्य नहीं। अब यहाँ पर नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती कहाँ है? लेकिन यहाँ पर फिर देखें, अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों जगह बौद्ध धर्म से संबंधित। क्लियर? आइए अब देखते हैं कि विख्यात मणिग्रामम और नानदेशी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और किससे है? तो व्यापारिक श्रेणी से। इसका सही आंसर है बी। याद रखना है कि हम यहां देखते हैं कि पूछेगा आपसे कि पूछेगा कि मणिग्रामम, एक बार ये क्वेश्चन फिर हम बताए भी थे और रिपीट हुआ है। मणिग्रामम का संबंध किससे है? संबंध किससे है? क्या दीजिएगा? व्यापारिक श्रेणी से। किससे? व्यापारिक श्रेणी से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नानदेशी का संबंध किससे है? किससे है? क्या दिया है? व्यापारिक श्रेणी। किससे है? तो व्यापारिक श्रेणी से है। व्यापारिक श्रेणी। देखिए, बाजार नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो बाजार नियंत्रण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर है उपर्युक्त में से, उपर्युक्त में से और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनने की बात हो रही है। तो इसका संबंध दिल्ली में लगान बाजार से है। बिल्कुल सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना मंडी कहलाते थे, यह भी सही है। इसमें व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं होता था, गलत है, लेखा जोखा होता था। क्योंकि सत्य चुनना है, 1 और 2 सत्य है, तो किसमें 1 2 सत्य है? 1 और 2 ऑप्शन ए में। इसका सही आंसर ये होगा। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया था, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन खिलजी के समय की जब हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया, जिसका उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति।
बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अब देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसका उद्देश्य बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। देखिए साथ में किस विदेशी यात्री ने यह विवरण प्रस्तुत किया है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं और चावल की तो 3-3 फसलें उत्पन्न की जाती है। और ये कौन कहा है? तो यहाँ पर यह कौन किया है? तो मोरक्को मुल्क के इब्न बतूता। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को मुल्क के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता और भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और काजी का पद न्याय से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था और इब्न बतूता ने रेहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का पद न्याय से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती। यह है, कौन है? अरब यात्री सुलेमान, पाल शासक, देवपाल के दरबार में आया था। और पाल शासक को अरबी भाषा में रूहमा कहकर संबोधित किया था। बर्नी ने कौन सी पुस्तक? ये बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था, और इसने बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही जैसी पुस्तक की रचना की थी। यहाँ देखिए, दक्षिण में कर्नाटक की ओर उड़ीसा के शासन का विस्तार करने का श्रेय किसे जाता है? और जाता है बी, गजपति राजवंश को जाता है। गजपति राजवंश ये शासन कहाँ करता था? उड़ीसा में। और ये राजवंश किस धर्म को मानने वाला था? वैष्णव धर्म को मानने वाला था। वैष्णव धर्म को मान। कलिंग कहाँ है? ये बराबर पूछेगा आपसे, कलिंग कहाँ है? कलिंग उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष आक्रमण किया था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कितने? 8वें वर्ष, अर्थात 261 ईस्वी। उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज नामक कोई व्यक्ति था। नंदराज नामक कोई व्यक्ति था। यह पता किससे चलता है? यह पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? यह अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। 9 में देखिए, बाबर के समकालीन दौलत खां लोधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पंजाब का अफगानी सूबेदार था। सही है। सत्य कथन चुनना है। उसने बाबर को खुश करने के लिए अपने पुत्र को उसके दरबार में भेजा था। दौलत खां ने बाबर के दूत को दिल्ली में रोक लिया था। ये गलत है। और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो सत्य क्वेश्चन को ये होगा ये।
यानी ए होगा, तो इसका सही आंसर हो जाता है सी। हम देखते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, मेवाड़ के शासक राणा संगा एवं पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी। बाबर के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण माना जाता है भारत का राजनीतिक रूप से कमजोर होना एवं भारत की आर्थिक संपन्नता। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, कौन कौन लोग आमंत्रित किए? तो कौन कौन? तो इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। देखते जाए, मेवाड़ के शासक राणा संगा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी। बाबर के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण माना जाता है, बाबर के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण माना जाता है भारत का राजनीतिक रूप से कमजोर होना एवं भारत की आर्थिक संपन्नता। ठीक ना? आइए देखिए, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन या असत्य कथन जब भी पूछे ना, इस जगह को घेर दीजिए, ये बहुत काम आएगा। अब सत्य कथन है तो कई गांव को मिलाकर परगना बनता था, यह बिल्कुल सही है। परगना सिकदार के जिम्मे होता था, बिल्कुल परगना की देखरेख सिकदार करता था। आमिल सैन्य अस्तबल की देखरेख करता था, यह गलती है। तो यहां चूंकि ये गलत है, तो यहां आमिल किसकी देखरेख करता था? तो आमिल का काम था भू राजस्व व्यवस्था की देख, भू राजस्व, भू आमिल का काम किया था भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करना। क्योंकि सत्य कथन चुनना है तो एक दो सत्य है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। शेरशाह की जब बात करते हैं तो शेरशाह के समय में, और शेरशाह की जब हम बात करते हैं, शेरशाह के समय में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? तो याद रखना है, भूमि कर उपज का 1/3 या 1/5 लिया जाता था। शेरशाह ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था? उसे असरफी कहा जाता था। शेरशाह ने तांबे का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? उसे दाम कहा गया। और चांदी का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? रुपया।
इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला शेरशाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला था। क्या कोई दिक्कत है? कैसी तबीयत है? 11 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? भारत सरकार ने 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार अर्थात ब्रिटिश माल के अबाध भारत प्रवेश की नीति अपनाई। बिल्कुल सही है। भारतीय दस्तकारों को अब ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के साथ कष्टदायक और समान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। यह भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 होगा। 1 और 2 कौन है? तो यहाँ पर 1813 के एक्ट के तहत यह व्यवस्था किया गया था। और अठारह सौ तेरह के एक्ट के तहत यह व्यवस्था किया गया था कि इस एक्ट के तहत और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कटौती की। नंबर 1। नंबर 2, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। नंबर 3, 1813 के तहत ईसाइयों को भारत आने एवं अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार दिया। ये 3 बात पर ध्यान रखें। अब देखें कि 1813 के एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कटौती की गई। नंबर 1 बात याद रखना। नंबर 2 बात याद क्या रखना। इस एक्ट के तहत प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। नंबर 3 तीसरा याद रखना है। नंबर 3 में इस एक्ट के तहत भारतीय ईसाइयों को भारत आने एवं अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार दिया गया। ठीक, आइए नंबर 12 में देखिए। खासी जनजाति के लोगों ने तेजी से इसको बनाइए, थोड़ा पानी पी लेते।
खासी जनजातियों के लोगों ने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता कौन? इनमें से कोई नहीं। कौन था? तीरथ सिंह। और ये खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। इसलिए ब्रिटिश नीति के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू। और किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह संबंधित थे। रानी गौडुली किससे? नागा विद्रोह से संबंधित। उस व्यक्ति का नाम बताइए ने मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? और सही आंसर होता है टिकेंद्र जी। और ये कब इनकी हत्या कर दी जाती थी? 1891 से। 1891 से। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तो कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल गलत है। इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 के अंतिम रूप दिया गया, यह सही है। इस रिपोर्ट का मुस्लिम लीग और हिंदू महाजन सभा सिख संगठनों ने समर्थन किया, गलत है। क्योंकि सत्य कह रहा है तो इसका सही आंसर बी होगा। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट एक सर्वदलीय सम्मेलन में कार्य किया गया था। एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। आइए, यहाँ पर ये गलत इसलिए हो गया था कि इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने, और इस रिपोर्ट को एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन में जो अध्यक्षता, ये मुख्य रूप से ये मोतीलाल, मुख्य रूप से यह रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और सर्वदलीय सम्मेलन में एक समिति बनाई गई थी। यह समिति द्वारा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था
और इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। वहीं सचिव जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था। यानी मतलब है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 एक सर्वदलीय सम्मेलन में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था और उस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और सचिव बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू। तो चूंकि इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ये लाइन गलत हो जा रहा है। दूसरा में है कि इस रिपोर्ट का मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा सिख संगठनों ने समर्थन किया, समर्थन नहीं किया था। ये 1 और 3 गलत है, सिर्फ सही। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मॉस्को में आयोजित उत्पीड़ित जातियों के सम्मेलन में भाग लिया था, गलत है। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों के निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था, यह सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बिठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। 2 3 किस में है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल थे, सही है। कौन से कथन सत्य है? सत्य चुनना है। उनके शासनकाल के दौरान कई सुधार पेश किए, यह भी सही है। उनके शासनकाल में महलवारी व्यवस्था लागू की गई, ये गलत है। महलवारी व्यवस्था का जनक किसको माना गया? हॉल्ट मैकेंजी। किसको? हॉल्ट मैकेंजी को माना गया। ये गलत हो जाए और सही तब इसमें पूछ रहा है सत कथन चुनना है। सत कौन होगा? 1 और 2। 1 2 किस में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया था? हरमनशील अदालत की स्थापना की थी, जिसका काम क्या था? घूम घूम कर न्याय। और ये हरमनशील अदालत 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए स्थापित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दारोगा को इसका इंचार्ज बना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हरमनशील अदालत की स्थापना की गई थी। यह भ्रमणशील अदालत 3 बंगाल के लिए, एक बिहार के लिए स्थापित किया गया था। एक बिहार के लिए स्थापित किया गया था। आइए आप देखिए, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में
पहला कदम किस गवर्नर जनरल उठाया? लॉर्ड मेयो। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी। लॉर्ड मेयो के समय से। लॉर्ड कैनिंग के समय में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध। नंबर 18 में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1799 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया, यही गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी। कहा? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कुसलीपट्टनम स्थापित किया था। बिल्कुल, कुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब? 1611 ईस्वी में। पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया था। यह भी सही है, क्योंकि इसमें से निम्नलिखित सही नहीं है चुनने के लिए कर रहा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए सही। याद रखिए कि याद रखना है, और याद रखना है भारत में पुर्तगाली, देखिए यहां पर भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। गोवा पुर्तगालियों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के केंद्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की व्यवस्था 1857 में। यह बिल्कुल, यहां सही कथन चुनने की बात हो रही। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ तथा राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। यह भी बिल्कुल, तो इसका सही आंसर जब सही चुनना है, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सी। तो भारत में 3 विश्वविद्यालय जो स्थापित हुए 1857 ईस्वी में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यहां पर कलकत्ता में जो ये कॉलेज डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ तथा राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की, कब किया था? 1817 ईस्वी में। ये 2 लाइन को याद रखिए, हो सकता है किस्मत बदल दे। देखिए यहां पर नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम पूर्ण सहायता से ज्ञात करें। सविनय अभिज्ञान आंदोलन का समय क्या है? 1930 से 1933।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय क्या है? 1940 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन समय कब है? 8 अगस्त 1942। क्रिस मिशन कब भारत आया था? 23 मार्च 1942। अब इसका डेटा मिला सकते हैं कौन पहले आया है। तो हम फिर यहाँ देखते हैं सबसे पहले कौन आया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है एक, आ जाए। इस दूसरा में कौन दिया? 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। दूसरा ये हो गया। तीसरा में भारत छोड़ो। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्न इख्तियार खिलजी। याद रखना है। मुहैयम कौन था? यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? गुलाम था। इसे ही बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान कहा गया है। सुल्तान कहा गया है। या ये बिहार के जनजातीय क्षेत्र के झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ 13वीं शताब्दी में। और याद रखना है मध्यकाल के, याद रखना इस बात को, मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग मध्यकाल में। यहां देखें, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? और ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? समुद्रगुप्त को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? इसे कविराज के नाम से। कविराज। समुद्रगुप्त के सिक्का पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है? बीना। इतिहासकार स्मिथ समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा गया।
भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजा सिराज की उपाधि धारण, महाराजा महाराजा सिराज उपाधि धारण। अशोक अशोक की बात करते, गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया। गद्दी पर कब बैठा था? 273 ईस्वी पूर्व। अशोक अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व और गद्दी पर बैठा था 273 ईस्वी। समझिए, आ जाए 24 में आए। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? देखिए 23 से बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताएं। चित्रकूट। और गुप्त काल की जब हम बात करते हैं, गुप्त काल में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? भूमि कर उपज का 1/6। 1/6। इतना काहे तुम मैसेज लिखा है? काहे तुमको काम नहीं है, इतना मैसेज लिखता है? शुभम सर जी, एक बार फिर से 5 मैराथन वीडियो वाला सीरीज करा दीजिए, एकदम फ्रेश। अब पढ़ो पढ़ो, अभी क्लास में कंटिन्यू रहता नहीं है मैराथन। 1/6। देखिए, गुप्त काल में क्षेत्र भूमि किसको कहा जाता था? गुप्त काल में क्षेत्र भूमि, और ये कृषि योग्य भूमि कहा जाता था। किसको? कृषि योग्य, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि। पहले पर्वत, अगर हमें लगेगा कि आपके लिए आवश्यक है तो हम, आपके तबीयत खराब है हमारी, हम आपके घर पर जाकर पढ़ा दें, बशर्ते हमें लगना चाहिए कि आपको हमारी आवश्यकता है। अभी इतना पढ़ने के लिए आपके पास मटेरियल हम छोड़े हुए हैं, उसी को रिवीजन कीजिएगा तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। अरे बाबू, हम आपके लिए समझाते, पढ़ाई का अंत नहीं है, क्वेश्चन का कभी अंत है? कभी अंत नहीं, कभी अंत नहीं। उसमें टेक्निक अपनाओ, कंप्लीट कैसे की। उसी में जो जानता हुआ 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसका मेरा सिलेक्शन रुक जाता है, हम बॉर्डर पर आ जाते हैं। जानता हुआ प्रश्न गलत ना हो, एक ही रणनीति अपनाकर चलना है। जानता हुआ प्रश्न गलत नहीं हो, एक ही रणनीति अपनाइए। हम कितना जानते हैं, रणनीति नहीं अपनाना है, सिर्फ एक रणनीति अपनाना है कि हमसे जानता हुआ प्रश्न गलत ना। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? बंकिम चंद्र ने किया। देखो, इस ऑप्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कहाँ किया था? काबुल में किया। कब किया था? 1915। इसका राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति स्वयं थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह को बनाया गया, बरकतुल्लाह को बनाया गया। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब, कहां आयोजित? 1406 में। कहां? पटना। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है?
इसका सही आंसर है शाहबाद, पटना, बिहार। और बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? देखो ये क्वेश्चन फिर पूछेगा, बार बार बोलते हैं। 12 जून। कब? 1857। कहाँ? देवघर। देवघर में कहाँ से? रोहिणी से। रोहिणी, रोहिणी गांव से, याद रखना। तो मैं झारखंड बिहार में ही था। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई? तिरहुत। कहाँ? तिरहुत। याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? पटना विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद कीर अली ने किया। कीर अली, ये कौन था? पुस्तक विक्रेता। कौन था? पुस्तक विक्रेता था। और 3 जुलाई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1912 में। गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ये देखता कौन किया था? चित्तरंजन दास। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 1936। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहर। इसकी अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू ने किया था। और यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। आइए यहाँ देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ये कौन है? श्री दीप नारायण सिंह। याद रखिएगा, दीप नारायण सिंह। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। कौन? वाराणसी। अधिवेशन की अध्यक्षता, की अध्यक्षता किया था। इन्होंने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। और इन्हें क्या कहा गया? बिहार के इसमें आइए, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन में आजाद करने की सहायता दी? 13। 13। और 13 कितने? 13। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय यह 13 उपनिवेश और 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब की गई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी। याद रखिएगा, पूछेगा कि अमेरिका के 13 उपनिवेश की आजादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। याद रखिए, 4 जुलाई 1776। भूलना नहीं बाबू। गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन क्या है? सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन। और लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? फ्रांस के सम्राट, फ्रांस के सम्राट
लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को याद रखना है। रूस में राजशाही शासन अंत कब हुआ? फरवरी 1917। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1917 की क्रांति। रूसी क्रांति को क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। रूसी क्रांति का नायक कौन था? लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को। निम्न भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया। ये कौन था? राजपूत। ये क्या था? एक जादूगर था और जादू के बल पर बड़े बड़े लोगों के साथ ये दोस्ती कर। और इसका सही आंसर हो जाए जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग का मुख्य मांग क्या थी? जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार बनाना। ये ऐसा लाइन नहीं, ये इस जर्मनी में याद रखिएगा। इसका ये लाइन याद, इसका ये लाइन होना चाहिए। जर्मनी में देखो, ये होना चाहिए। जर्मनी में सोवियत संघ की तरह सरकार बननी चाहिए। जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार नहीं, जर्मनी में सोवियत संघ की तरह सरकार बननी चाहिए। समझिए, इसलिए इसका आंसर सी। इसमें सुधार करके सी कीजिए। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को अधिक मानते थे? प्यूरिटीन। ईसाई को इस ईसाई का पूजा गृह को क्या कहा? गिरजाघर। गिरजाघर को क्या कहते हैं? चर्च का। ईसाइयों के पूजा कार्य को संचालन करता है जो पंडित जी को क्या कहते हैं? पादरी। मेजनी का संबंध किस संगठन कार्बोनी? इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मेजनी। गैरीवाल्डी एवं काउंट द काबुल को। इस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन बने थे? ये नहीं होगा, रूस होगा। यहाँ रूस यानी सोवियत संघ। सुधार कर लीजिए। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव। और इसके बाद ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की रफ्तार तीव्र हुई थी।
रहने दें, हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक है। और बढ़िया पढ़ाई करना है। कभी भी निगेटिव बात को कभी भी ब्रेन में नहीं आने दें, कभी भी निगेटिव बात को ब्रेन में आने नहीं दें, सब अच्छा होगा, सब अच्छा। किसी भी नेगेटिव बात को ब्रेन में नहीं आने, और हर आदमी की बात पर ध्यान भी नहीं देना। हर आदमी अपने स्तर से सोचते हैं, अपने स्तर से बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपकी सोच उनकी सोच से नहीं। कोई आपके साथ गलत करता है तो करने दीजिए, कि आप दूसरों के साथ गलत कभी मत। कि मेरा हुक्म है, मेरा आदेश। तबीयत पूरी सही नहीं है, आवाज से भी आप देख सकते हैं, आवाज से भी आप पकड़ सकते हैं तबीयत सही नहीं है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम क्लास आपके लिए नहीं, हम अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। पर डे आएंगे जो भी हो जाए। ठीक है, आज यहीं तक रहता है। और शहंशाह आपको कहता है, तब्बा क्या है, फिर रात में मिलते हैं।